तो कैसे हो आप सब। तो आज देखो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच आएगा। तो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से हैं जिनके ऊपर पता है कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, उन प्लेयर्स के बारे में आपको बताऊंगा। प्लस कुछ ऐसे सीवीसी जो थोड़े से यूनिक हो सकते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। प्लेयर के मैचअप के बारे में आपको बताऊंगा और पिच रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर्स हैं ना उनके मैचअप के साथ। तो आपको देखो जो पेज दिख रहा है ना, इसके अंदर देखो रीज़ा हेंड्रिक्स पता है सबसे सही वो है बंदा, बंदा बोलो कुछ भी बोलो, बहुत सही बंदा है आज के मैच के लिए। अगर ये बैटिंग सेकंड कर रहा है ना तो बहुत मतलब इसके मैचअप देखो कोई बॉलर का थ्रेट है ही नहीं है। देखो मैथ्यू फोर्ड और समार जोसेफ को इसने एक बार ही खेला है, जो पिछली सीरीज हुई है ना साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की उसके अंदर, पर इसने बहुत सही खेला इनको भी। और आप देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी आपको एक पर्पल सर्कल दिख रहा है ना, इस पर्पल सर्कल का मतलब है कि ये प्लेयर्स नए हैं, यानी इनके बहुत कम मैचअप अवेलेबल है, ना के बराबर मैचअप अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया मैथ्यू फोर्ड और शमार जोसेफ रीज़ा हेंड्रिक्स के अगेंस्ट में सिर्फ एक बार खेले, तो एक बार से हम मैचअप नहीं निकाल सकते ना। तो ये जो भी पर्पल सर्कल वाले प्लेयर्स आपको दिखेंगे ये एकदम फ्रेश है, यानी बहुत कम खेले हैं। अब देखो मैं आपके साथ स्टार्टिंग में कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ करी है, मैं इन लाइंस के बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे जो ऑरेंज लाइन है ना, इसका मतलब ये है कि एक बैट्समैन ने बॉलर को काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे हैं। तो देखो रीज़ा हेंड्रिक्स ने अकील हुसैन को अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। अब देखो कुछ बॉलर के साथ में कोई भी लाइन अवेलेबल नहीं है, जैसे रीज़ा हेंड्रिक्स की देखो मैकॉय के साथ कोई भी लाइन आपको नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है, ना ही रीज़ा हेंड्रिक्स ने बहुत बेकार खेला है इसको, ना ही बहुत अच्छा खेला, यानी ठीक खेला है, यानी नॉर्मल है। तो देखो मैकॉय के साथ एकदम नॉर्मल मैचअप है, गुदाकेश मोटी के साथ भी एकदम नॉर्मल मैचअप है। रीज़ा हेंड्रिक्स लेफ्ट आर्म स्पिन को ठीक खेलता है। तो सामने देखो वेस्ट इंडीज़ के अंदर दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे, अकील हुसैन और गुदाकेश मोटी, दोनों को उसने ठीक खेला है। रॉस्टन चेस को भी रीज़ा हेंड्रिक्स ठीक खेलता है और रोमारियो शेफर्ड को भी रीज़ा हेंड्रिक्स ठीक खेलता है। तो अगर आप मैचअप वाइज देखोगे ना तो कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर बॉलर पॉइंट आउट करने की कोशिश करो जिसने रीज़ा हेंड्रिक्स को परेशान करा है, तो रीज़ा हेंड्रिक्स देखो कितना सही पिक है आज के मैच के लिए। और एक चीज़ बताता हूँ, अगर रीज़ा हेंड्रिक्स बैटिंग सेकंड कर रहा है ना तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सीवीसी का ऑप्शन हो सकता है। इसने काफ़ी बार वेस्ट इंडीज़ को सेकंड इनिंग्स में बहुत रन मारे हैं, 70-70 की पारियां खेली हैं। अभी जो हाल ही में सीरीज हुई थी उसके अंदर भी देखो 87 मारे थे इसने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट के अंदर, जबकि उसकी पूरी टीम सलट गई थी, पर इसने अकेले ही दम पे मतलब लड़ाई करने की कोशिश करी। अब देखो रीज़ा हेंड्रिक्स के साथ ओपनिंग रिकल्टन को करनी चाहिए क्योंकि रिकल्टन ओपनर है, पर देखो यार रिकल्टन ने बताया अभी जो सीरीज हुई थी ना वेस्ट इंडीज़ वाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं करा, सच बता रहा हूँ। मतलब आता था चला जाता था, मतलब रन्स बहुत कम बनाए। तो रिकल्टन को तभी लेना अगर पिच एकदम सपाट होना, सपाट का मतलब कि बॉल बिना रुके बैट के ऊपर आ रही है, तभी रिकल्टन को लेना, नहीं तो फिर रिकल्टन को लेने की मैं तो ट्राई नहीं करूँगा। आपने ट्राई करना तो आप कर सकते हो अगर आपको भरोसा, क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका की जो लीग हुई थी ना SA20 उसके अंदर एक काफ़ी अच्छे रन्स करा था, पर वहाँ की पिच और सिर्फ उन्हीं पिच पे रन कर रहा था जो एकदम सपाट हो, जहाँ पे एकदम अच्छी बॉल आ रही है बैट के ऊपर। पर वेस्ट इंडीज़ में यार हमने देखा है बॉल थोड़ी फंस भी जाती है, कभी कभी पिच होल्ड भी करती है बॉल को, तो इसलिए केवल मैं अभी रिकल्टन को साइड में करके चल रहा हूँ। इसके मैचअप अगर मैं समझाऊँ तो देखो मैंने जैसा आपको बताया एकदम फ्रेश है, तो कोई भी अच्छे से मैचअप अवेलेबल नहीं है। सामने दो दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, अकील हुसैन और मोती, पर अगर रिकल्टन तब तक रुक गया तभी इसको एडवांटेज मिलेगा ना मैचअप का, क्योंकि ये खुद भी लेफ्टी है, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ये आराम से सिंगल डबल करके निकाल भी देगा, पर वहाँ तक रुकना भी तो चाहिए, तो उसकी गारंटी है नहीं फिलहाल अभी। रिकल्टन के बाद देखो भाई मार्करम आएगा। जैसे रीज़ा हेंड्रिक्स का कोई भी मैचअप ऐसा नहीं है ना जो इसको परेशान करे, वैसे ही एडन मार्करम का भी कोई मैचअप ऐसा नहीं है जो इसको परेशान करे। पर मार्करम के बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर बॉल स्पिन करना चालू कर दिया ना तो अकील हुसैन और मोती इसको परेशान करेंगे, पर अगर बॉल स्पिन करना चालू कर दिया तभी, अगर कुछ भी कंडीशन में कोई भी स्पिनर को मदद नहीं है तो मार्करम के अगेंस्ट एक भी ऐसा मैचअप नहीं है जो इसको परेशान करे। रोमारियो शेफर्ड को भी ठीक खेलता है, रॉस्टन चेस, फिर अकील, मोती, मैकॉय, इनको भी ठीक खेलता है। फोर्ड और शमार जोसेफ को बहुत नए हैं ये दोनों, तो इनको इसने इतना खेला नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग निकाल देना चाहिए इन दोनों को। तो मार्करम भी बहुत सही पिक होगा अगर विकेट बैटिंग वाली रहती है, पर अगर बॉलिंग वाली विकेट रहती है ना, याद रखना जहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है वहाँ पे फिर मार्करम फंस सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अगर बॉल स्पिन कर रही है स्पिनर की तो मार्करम फंस जाता है।
मार्करम के बाद देखो राशि वेंडर डूसन आएगा। राशि वेंडर डूसन का सिर्फ एक ही थ्रेट मेरे को मिला है, वो है गुदाकेश मोटी का, और वो भी तब अगर बॉल स्पिन कर रही है या फिर एक हाई प्रेशर बन जाता है रन्स बनाने का। यानी मान लो राशि वेंडर डूसन ऐसी सिचुएशन के अंदर आया बैटिंग करने के लिए जहाँ पे अब इसे हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है और सामने मोती बॉलिंग कर रहा है, तब मोती फंसा सकता है राशि वर्धूसन को। काफ़ी बार फंसाया भी है। अभी हाल ही में जो सीरीज हुई थी ना, उसके अंदर राशि वर्धूसन को 2 बार आउट करा था मोती ने 3 मैच के अंदर। याद रखना, ठीक है। अगर बॉल स्पिनिंग वाली हुई ना, हल्की सी स्पिन कर रही है, बॉल रुक के आ रही है, होल्ड करके आ रही है, तो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग लाइनअप है ना, इसको प्रॉब्लम आने वाली है। अगर एकदम फ्लैट कंडीशन रहती है, यानी एकदम मक्खन रहता है कि पिच एकदम बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हो हाईवे बनी हुई है कि कोई भी बैट्समैन आ रहा है, सबके बैट पे बॉल अच्छे से आ रही है, तो फिर साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप अच्छा स्कोर करेगी। ये बात का याद रखना। पिच के बारे में आपको भी बताऊंगा, एक बार मैचअप पूरा कर देते। पिच भी इंपॉर्टेंट है, तो सुनते रहना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ यार, आप में से बहुत लोग टेलीग्राम के साथ मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते हो, फिर मेरे को आप मैसेज करते हो कि यार आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है। तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का, वो मेरा खुद का चैनल है, एकदम फ्री है। जो भी मेरी टीम होती है मैं एकदम फ्री में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से। देखो राशि वर्धूसन, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बॉल एकदम अच्छे से बैट पे आ रही है तो ये काफ़ी अच्छा चल सकता है, क्योंकि सामने एज सच कोई बॉलर नहीं हो जो इसे परेशान करे। मोती ने भी इसको तभी आउट करा है, या तो बॉल स्पिन करने वाली हो या फिर प्रेशर बन गया है रन्स बनाने का, तभी। अब एक चीज़ बताता हूँ, देखो राशि वर्धूसन के बाद एक प्लेयर आपको दिख रहा होगा, जेसन स्मिथ। अब जेसन स्मिथ कहीं भी खेल सकता है और ये एकदम फ्रेश है। मुझे नहीं पता कि साउथ अफ्रीका ने इनको अपनी बैटिंग इसके अंदर लाइनअप में क्यों डाला है, पर अगर डाला है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। तो जेसन स्मिथ देखो एकदम फ्रेश है, तो हमें देखना पड़ेगा किस तरह से खेलेगा। स्मॉल लीग में तो हम इसे ट्राई नहीं कर सकते यार, क्योंकि पता ही है स्मॉल लीग के अंदर आपके ओपोनेंट नहीं लाने वाले, और अगर ये फेल हो गया तो हम वहाँ पे हार सकते हैं सारी स्मॉल लीग के अंदर। तो जेसन स्मिथ आपको ट्राई करना है तो जीएल में करना, पर तभी ट्राई करना जब इसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर होगा। अगर बैटिंग ऑर्डर नीचे हुआ तो यार फिर लेने का कोई मतलब है नहीं ना, तब तो बॉल ही नहीं मिलेगी खेलने के लिए। तो तभी ट्राई करना जब बैटिंग ऑर्डर ऊपर हुआ, और वो भी जीएल के अंदर। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्रिस्टियन स्टब्स जो है ना, उसको सिर्फ एक ही बॉलर ने रोक के रखा है। मज़ेदार बात है, ध्यान से सुनना। ट्रिस्टियन स्टब्स को मैकॉय ने पता है एक भी आज तक चौका छक्का मारने नहीं दिया है। यानी ट्रिस्टियन स्टब्स ने देखो 3 बार मैकॉय का सामना करा है, तीनों बार उसने उस मैच के अंदर अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ 50 मारे, पर तीनों ही बार उसने एक बार भी मैकॉय पर चौका या छक्का नहीं मारा है। 20-22 बॉल खेल ली और एक भी चौका छक्का नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा हो जाता है कि रनों का प्रेशर बढ़ जाता है और स्टब्स बैटिंग कर रहा है और मैकॉय बॉलिंग कर रहा है, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन अब मैकॉय को हिट करने का ही रह गया ना, मान लो आखिरी ओवर चल रहा है, स्टब्स बैटिंग कर रहा है, तो वहाँ पे फिर इसको हिट करना ही पड़ेगा ना, आखिरी ओवर है, तो वहाँ पे मैकॉय से फंसा लेगा। तो याद रखना, मैकॉय को आज तक एक भी चौका छक्का नहीं मारा है ट्रिस्टियन स्टब्स ने, पर जब जब मैकॉय और स्टब्स ने वो वाले मैच खेले हैं ना, वहाँ पे हर बार स्टब्स ने 50 रन मारे हैं, पर मैकॉय पर एक भी चौका छक्का नहीं मारा। सोचो यार, है ना थोड़ी अजीब बात। मैं भी यार थोड़ा सा हो गया था यार, ये क्या 30-30 बॉलों में 50 मार रहा है, 26-26 बॉलों के अंदर 75-70 रन मार रहा है, पर मैकॉय पे एक भी चौका छक्का नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, मैकॉय ने बहुत अच्छे से कंट्रोल करा है ट्रिस्टियन स्टब्स को चौके छक्के मारने के लिए। तो जो ब्राउन लाइन है ना, ब्राउन लाइन का मतलब है कि एक बॉलर ने किसी बैट्समैन को रोक के रखा है, आउट भी नहीं करा पर रन्स भी नहीं मारने दिए। तो ट्रिस्टियन स्टब्स का सिर्फ एक ही मैचअप है जो आपको दिख रहा है, बाकी और किसी बॉलर के साथ कोई मैचअप नहीं है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ट्रिस्टियन स्टब्स बहुत अच्छा खेलता है, जैसा आपने आईपीएल में भी काफ़ी बार देखा होगा ना, स्टब्स स्पिनर्स को बहुत सही खेलता है। पर एक चीज़ याद रखना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर विकेट पे स्पिन होने लग गई बॉल, वहाँ पे 50-50 चांस हो जाएगा स्टब्स का। इतनी तो गारंटी है मेरे को कि स्टब्स लंबा नहीं वैसे नहीं मारने वाला, जैसा वो नॉर्मल पिचों पे मारता है ना 26 में 50, वैसे नहीं चलने वाला इतनी तेज़, क्योंकि बॉल स्पिन होगी तो फिर देख के रुक रुक के खेलना पड़ेगा। तो बस जो भी पिच रिपोर्ट होगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो नीचे वाले लिंक से ज्वाइन कर लेना। अब एक चीज़ बताता हूँ, जो व्यान मूडर है ना, इसने काफ़ी बार खेला है वेस्ट इंडीज़ को। इसकी बैटिंग देखो सही से आती नहीं, क्योंकि लोअर ऑर्डर में बैटिंग करता है, तो इसके मैचअप भी पूरे अवेलेबल नहीं है। जैसा आपको दिख रहा होगा ना, मैंने पर्पल सर्कल बनाया हुआ है, इसके कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। पर इसने पता है, मोती ने जब जब इसको सामना करा है ना इसने मोती का, तो मोती ने इसको डोमिनेट करा है
सेकेंड इनिंग्स के अंदर, यानी वहाँ पे रनों का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और विकेट थोड़ी सी भी स्पिन होने लग जाए या थोड़ी स्लो साइड पे हो गई तो मोती इसको आराम से निकाल सकता है मूडर को। तो मूडर का एकदम याद रखना, प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है। टेस्ट मैच में भी देखो 4 विकेट और रन्स मार के आ रहा है। अभी जो हुआ था ना वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका का, पर बहुत, एक तो देखो बहुत नीचे आएगा। अगर मान लो ऐसा होता है कि साउथ अफ्रीका के ऊपर से 3-4 विकेट या मतलब विकेट अर्ली जाते हैं इनका टॉप ऑर्डर के और इसकी बैटिंग आ गई तो फिर ये देखो इसके पास गेम है सिंगल डबल करने का भी और अटैक करने का भी। हमने जैसे देखा था ना साउथ अफ्रीका T20 लीग के अंदर, ये वहाँ पे अच्छा स्कोर भी कर रहा था बैटिंग से। तो अगर इसकी बैटिंग टाइम से आती है तो ये अच्छा पिक है हमारी टीम के अंदर। पर अगर इसकी बैटिंग नहीं आती है तो बॉलिंग पर्सपेक्टिव से देखो, अगर ये अपना टीम का 5वां बॉलर है और इसकी श्योरिटी है कि अपनी टीम में बॉलिंग भी करवाएगा और बैटिंग भी करवाएगा तो ठीक पिक है। पर अगर ऐसा होता है कि ये अपनी टीम के अंदर 6वां या 7वां बॉलर है तो फिर भाई थोड़ा सा संभल के इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6वां और 7वां बॉलर है ना तो काफ़ी बार ये हुआ है कि इसको एक ही ओवर मिला पूरे मैच के अंदर। बैटिंग इसकी जैसा मैंने आपको बताया बहुत नीचे आती है। मान लो बैटिंग से इसने उतना कुछ नहीं करा, अगर इनकी टीम का टॉप ऑर्डर चल गया ना तो बैटिंग से मान के चलो इसकी इतना कुछ नहीं पॉइंट आने वाले। पर अगर आपने लिया इसको बॉलिंग पर्सपेक्टिव से और अपनी टीम का 6वां बॉलर हुआ तो भी हम वहाँ पे फंस सकते हैं। तो मूडर को तभी लेना जब आपको एकदम श्योरिटी हो कि ये पूरे ओवर करवाएगा, यानी अपनी टीम का 5वां बॉलर है तभी लेना अगर श्योरिटी है। क्योंकि बैटिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको ले रहे हो तो इसकी बैटिंग अगर बहुत नीचे आई तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने यार आपको बहुत अच्छे से समझाया साउथ अफ्रीका के मैचअप। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने देखो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर को बहुत कम खेला है। स्पिनर्स देखो रिजा हेंड्रिक्स स्पिन ठीक खेलता है, लेफ्ट आर्म स्पिन मार्करम ठीक खेलता है। अगर बॉल स्पिन नहीं हो रही, याद रखना अगर बॉल स्पिन नहीं हो रही है ना तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को ऐसा दिक्कत नहीं है। पर अगर बॉल स्पिन होने लग गई या फिर रनों का प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा आ गया, मान लो एक ओवर के अंदर आप 15-15 रन बनाने हैं तो वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर गेम में आएंगे। वेस्ट इंडीज़ के जो ये 2 स्पिनर है ना अकील और मोती, यही रन रेट को कंट्रोल करते हैं, प्रेशर बना के विकेट निकालते हैं। तो अगर प्रेशर इन्होंने बना लिया तो हाई चांसेस है विकेट निकाल लेंगे। और अगर बॉल स्पिन होना चालू कर गई तो भाई मोती तो फिर डेडली हो जाएगा। तो ये कुछ यार मेरे मैचअप थे इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के अंदर सिर्फ एक ही लेफ्टी है, वो है रिकल्टन। तो रोस्टन चेस अगर मान लो रिकल्टन टिक गया तो ही रोस्टन चेस बॉलिंग करवाने आएगा। बाद में देखो फिर रोस्टन चेस का बॉलिंग से फिर रोल कम है। अगर रिकल्टन टिका रहा तो फिर वो ओवर डालता रहेगा रोस्टन चेस उसको आउट करने के लिए। पर अगर रिकल्टन पावर प्ले में ही आउट हो गया तो बाद में देखो रोस्टन चेस के एज सच ओवर की कोई गारंटी नहीं है। तो आई होप यार आपने अच्छे से समझा होगा साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के मैचअप को। अब मैं चलता हूँ आपको लेके वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन वर्सेस साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं ना उनके बीच का हम मैचअप समझते हैं, ठीक है। आज जैसे कि यार आपको दिख रहा होगा ना बहुत कम प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट में खेले हैं। तो ये जितने भी पर्पल सर्कल है इसका मतलब ये है कि बहुत कम मैचअप अवेलेबल है इन प्लेयर्स के। बहुत कम खेले यार 1-2 मैच, तो उसके अंदर 5 बॉल 4 बॉल तो वहाँ से हम कुछ निकाल नहीं सकते ना, एटलीस्ट 20-25 बॉल लेते हो। तो सबसे पहले यार जॉनसन चार्ल्स की मैं बात करता हूँ। देखो जॉनसन चार्ल्स बैटिंग सेकंड में काफ़ी अच्छा करता है। बैटिंग फर्स्ट में भी इसने एक बार 100 मारा था साउथ अफ्रीका के ऊपर, पर बैटिंग सेकंड के अंदर ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सामने देखो नांद्रे बर्गर लिजार्ड विलियम्स ये स्टार्ट करेंगे अगर ये दोनों खेलते हैं तो। नांद्रे बर्गर आपने आईपीएल में देखा होगा ना, वैसे टेस्ट मैच में भी जो भी रिसेंट वाला हुआ था उसके अंदर भी 140-150 उतनी स्पीड से तेज़ बॉलर है नांद्रे बर्गर। और थोड़ा बहुत बॉल अगर हिल गया इसका तो और ख़तरनाक हो जाता है। जॉनसन चार्ल्स को बैटिंग सेकंड में ट्राई करना अगर कर रहे हो तो। बैटिंग फर्स्ट में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो यार आपका कॉल है, क्योंकि ये कोई वैसी बात नहीं है कि ये बैटिंग फर्स्ट में से फेल ही होना है। पर जैसे जनरली जैसे रीजा हेंड्रिक्स बैटिंग सेकंड के अंदर काफ़ी सही रन्स बनाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैटिंग फर्स्ट के अंदर वो कुछ नहीं करता है। मैं बस बता रहा हूँ कि ज़्यादा चांसेस कहाँ पे उनके चलने के। तो जॉनसन चार्ल्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं बैटिंग सेकंड के अंदर। और एक चीज़ बताता हूँ, जॉनसन चार्ल्स लेफ्ट आर्म स्पिन को भी ठीक खेलता है, पर अगर रनों का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है, विकेट थोड़ी सी भी स्पिन करने लगे तो ये फंस जाता है। पर अगर नॉर्मल विकेट रही, ज़्यादा इतना मूवमेंट नहीं हो रहा है स्पिनर्स का, तो ये खेल जाएगा बेन फोर्टिन को। तो साउथ अफ्रीका में एक इकलौता लेफ्ट आर्म स्पिनर है बेन फोर्टिन जो वो लेके आए हैं। तो जॉनसन चार्ल्स को नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर थोड़ी सी भी बॉल घूमी या फिर रनों का प्रेशर बन गया या फिर ऐसा हुआ, देखो एक कंडीशन और बताता हूँ, ऐसा हुआ कि जॉनसन चार्ल्स बैटिंग करने आया और उसने 5-6 बॉल डॉट खेल ली, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर बर्गर की अगर जो भी फास्ट बॉलर हुआ उसकी डॉट बॉलें खेल ली तो ये अपनी खुंदक निकालने जाएगा बेन फोर्टिन के ऊपर। तो वहाँ पे हो सकता है ये जोश के अंदर होता है ना, ज़बरदस्ती शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट दे दे। बाकी नॉर्मली ये स्पिन को ठीक खेलता है।
अब निकोलस पूरन क्या, अब हम मैचअप समझते हैं। देखो निकोलस पूरन बर्गर को इसने आईपीएल में खेला था, नॉर्मल खेला, ना ही बहुत ज़्यादा मारा ना ही बहुत ज़्यादा अपना विकेट, यानी एकदम नॉर्मल खेला। लिजार्ड विलियम्स को इसने खेला नहीं उतना। एनगिडी पे अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाता है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो एनगिडी है ना, इसको वेस्ट इंडीज़ वाले बहुत मारते हैं। जब ये गया है ना वेस्ट इंडीज़ के अंदर, तब इसकी जो होती है ना इकोनॉमी रेट, वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। एनगिडी को विकेट एट दी एंड होता है ना, डेथ में आके मिल गया, यानी बॉलिंग फर्स्ट अगर ये कर रहा है और डेथ के अंदर मान लो इसका 1-2 ओवर आते हैं, अगर ये खेलता है तो इसके 2 से 1 और डेथ में मान के चलो आएगा, तो वहाँ पे इसको विकेट मिल गया। तो होता है ना डेथ में कोई मारने के लिए बैट्समैन जा रहा है, एक आध स्लोअर बॉल मिस टाइम हुई तो कैच आउट हो गया बैट्समैन, तो ऐसा होता है। बाकी नॉर्मली वेस्ट इंडीज़ वाले इसको बहुत मारते हैं, याद रखना। तो बॉलिंग सेकंड अगर ये कर रहा है एनगिडी, तो हम इसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि देखो बॉलिंग सेकंड के अंदर एक तो बॉलिंग सेकंड कर रहा है तो रन बचाने के लिए जाएगा, और ऊपर से वेस्ट इंडीज़ वाले से मारते बहुत हैं। और ये भी हो सकता है कि एनगिडी का जो लास्ट में जो ओवर आता है, डेथ का जो ओवर आता है, उससे पहले ही मैच खत्म हो जाए, वेस्ट इंडीज़ पहले ही चेस कर दे, तो वहाँ पे हम एनगिडी पे रिस्क ले सकते हैं ड्रॉप करने का बॉलिंग सेकंड के अंदर, याद रखना। बॉलिंग फर्स्ट में भी ले सकते हैं रिस्क, पर उसके डेथ की में जो ओवर आते हैं ना 1-2, वो थोड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बना सकते हैं। मान लो 1-2 विकेट ले गया, तो 1 विकेट ले गया तो उससे हमें इतनी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पर 2 विकेट ले गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो निकोलस पूरन के खिलाफ देखो बेन 14 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसको बहुत ज़्यादा रन्स मारता है। ऑरेंज लाइन का मतलब यही है कि निकोलस पूरन ने बेन 14 को हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे हैं। एनगिडी को भी हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन मारता है। बाकी जो बॉलर है, बाटमैन को इसने बहुत कम खेला है, पर जितना भी खेला है ठीक ठाक खेला है। मुल्डर को भी इसने उतना नहीं खेला है। बर्गर को आईपीएल में खेला था, नॉर्मल खेला। तो देखो कोई ऐसे मैच अवेलेबल नहीं है जिससे हम कंक्लूजन निकाल सके। निकोलस पूरन के बाद देखो शाई होप आएगा, इसके कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है, पर शाई होप ये जो करंट बॉलिंग लाइनअप है ना साउथ अफ्रीका की, अगर इसकी टाइम से बैटिंग आई तो ये ठीक ठाक कर जाएगा। और शाई होप नॉर्मली आजकल पता है थोड़ा हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, तो अगर कंडीशन विकेट की थोड़ी फ्लैट हुई तो फिर शाई होप के मजे हो जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मली ये लेफ्ट आर्म स्पिन को भी ठीक खेलता है, एनगिडी को भी ठीक ठाक निकाल देगा। अगर देखो शाई होप ओपनिंग करता है ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा काम का हो सकता है, पर अगर शाई होप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए एक चीज़ हो सकती है कि उसकी मान लो बैटिंग नहीं आई, टॉप ऑर्डर ने ही ज़्यादा रन्स कर दिए, तो शाई होप की उतनी बॉलें नहीं मिली से खेलने के लिए। पर अगर शाई होप की बैटिंग पूरी आ रही है मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो देखो एक तो स्टार्टिंग में जो भी फास्ट बॉलर होंगे ना, उनकी स्विंग विंग तब तक बॉल की स्विंग विंग खत्म हो जाएगी मिडिल ऑर्डर के अंदर। इसके बाद देखो बेन 14 होगा जो बॉलिंग करा रहा होगा, मुल्डर होगा, एनगिडी, ये सब होंगे, तो इनको आराम से खेल सकता है। तो इसकी बैटिंग आनी चाहिए शाई होप की, तभी इसको अपनी टीम में लेना अगर आपको विश्वास है कि इसकी बैटिंग आएगी। अगर ओपनिंग कर रहा है तो फिर देखना पड़ेगा पिच की कंडीशन कैसी है, उस बेस पे हम इसे टीम में लेंगे। बस शाई होप के सामने थ्रेट ऐसा कोई नहीं है जो उसको परेशान करे। शाई होप अपना विकेट पता है लेग स्पिनर्स को देता, पर सामने एक भी ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो लेग स्पिन डालता हो। अब देखो शाई होप के बाद में एलिक एथेनाज होगा, बहुत अच्छा प्लेयर है यार। अगर ये ओपनिंग कर रहा है ना और पिच की कंडीशन बैटिंग फेवरेट है, तो हम इसे ट्रम्प बना सकते हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम के अंदर, याद रखना। पर अगर पिच थोड़ी सी वैसी होती है, ट्रबल देने वाली होती है, बॉलर्स को हेल्प देने वाली होती है, तो फिर हम शाही इसको नहीं लेंगे एलिक एथेनाजे को। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, स्पिन भी ठीक खेलता है और मतलब अच्छा प्लेयर है एलिक एथेनाजे। एथेनाजे के बाद देखो हेटमायर आएगा। हेटमायर को भी फिलहाल कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है और कोई थ्रेट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सामने एनगिडी को ठीक खेल लेगा। ये जो हेटमायर है ना, ये जनरली पेसर को ठीक खेलता है, कभी कभी उस पर फंस जाता है अगर बॉल स्पिन हो रही है या फिर कोई ऑफ स्पिनर है। सामने देखो एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना वेस्ट इंडीज़ की लाइनअप को, तो पूरन, एथेनाजे, हेटमायर, ये 3 लेफ्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्करम बॉल डालने आ गया और बॉल स्पिन कर रही है, तो फिर यहाँ पे खतरनाक हो सकता है मार्करम बॉलिंग से। पर अगर नॉर्मल कंडीशन है, बॉल स्पिन नहीं कर रही है, तो फिर मार्करम भी उतना खतरनाक नहीं है। तो हेटमायर के सामने कोई थ्रेट नहीं है। हेटमायर जनरली बैटिंग सेकंड में काफ़ी अच्छा खेलता है। तो देखो कितने सारे बैट्समैन बैटिंग सेकंड में काफ़ी सही चलते हैं। रीज़ा हेंड्रिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, जॉनसन चार्ल्स, शिमरन हेटमायर, ये सब बैटिंग सेकंड में, इनको पता नहीं बैटिंग सेकंड के अंदर क्या हो जाता है, रन्स करके जाते हैं। पर अगर मौका पूरा मिला तभी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। देखो रॉस्टन चेज ने पता पिछली जो सीरीज हुई थी ना वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका की, उसके अंदर काफ़ी सही रन्स करे थे। पर एक बात और बताता हूँ, वहाँ पे 2 लेफ्ट हैंडर थे, तो उसकी बॉलिंग इसलिए आ जाती थी क्योंकि वहाँ पे 2 लेफ्ट हैंडर थे, डीकॉक, रिकल्टन, तो उसको मौका मिलता था। यहाँ पे
अब क्या हुआ है, साउथ अफ्रीका में एक ही लेफ्ट हैंडर वो लेके आए रिकल्टन। अगर वो जल्दी आउट हो गया तो सारे राइट हैंडर हैं, तो वहाँ पे उसको बॉलिंग कितनी मिलेगी इसकी एक तो श्योरिटी नहीं है। अगर रोस्टन चेज मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है और अगर खेल रहा है तो सही बता रहा हूँ, अगर इसकी बैटिंग आ गई ना तो इसने काफ़ी बार साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत सही रन्स करे हैं। अभी पिछली सीरीज़ के अंदर यार कितने लोगों इसे सीवीसी करके लाते थे। फर्स्ट मैच में तो किसी ने इसे सीवीसी नहीं करा, पर जैसे ही पहला मैच खत्म हुआ ना, अगले दोनों मैचों में सबका कैप्टन वाइस कैप्टन रोस्टन चेज ही था। तो रोस्टन चेज के बारे में बता देता हूँ। अगर इसकी बैटिंग आ गई, जैसा मैंने आपको बताया था उसके बारे में, शाई होप के बारे में, अगर इनकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर के अंदर आ गई तो ये बहुत अच्छी पिक है। अगर ऐसा होता है कि वेस्ट इंडीज़ चेस पे आ गई और रन ही इनको 150 140 चेस कर रहे हैं, उनका टॉप ऑर्डर ही चल गया, तो फिर यार देखो रोस्टन चेज एक तो बॉलिंग से कन्फर्मेशन नहीं है कि वो ओवर डालेगा नहीं डालेगा, और अगर टॉप ऑर्डर वेस्ट इंडीज़ का चल गया तो इसकी बैटिंग का भी फिर नीचे आएगी, तो वहाँ पे तो फिर पॉइंट ही नहीं मिलेंगे ना, तो फिर वहाँ पे हमें इसे सीवीसी नहीं करना, पर हम टीम में लेके चलेंगे भाई, क्योंकि अगर विकेटें गिरी और इसकी बैटिंग आ गई ना तो बहुत अच्छा पिक है सीवीसी का भी, पर तभी जब इसकी बैटिंग आए। रोमन पॉवेल को तभी ट्राई करना जब अगर आपको लगता है इसकी बैटिंग आ जाएगी, यानी वेस्ट इंडीज़ के भी ऊपर से विकेट गिरेंगे तभी तो बैटिंग आएगी ना पॉवेल की, तभी ट्राई करना, कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। शर्फेन रदरफोर्ड, अरे भाई बहुत सही प्लेयर है शर्फेन रदरफोर्ड। मैं इसका पता उस दिन फ़ैन हो गया था जो वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड का मैच था ना, वर्ल्ड कप T20 का भी। स्पिन विकेट पे भी इसने सैंडनर को 3-4 छक्के मारे, अकेले ही अपनी टीम को उसके ऊपर ले आया विनिंग ट्रैक के ऊपर। तो यार शर्फेन रदरफोर्ड अगर खेल रहा है और अगर इसकी बैटिंग आ गई तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो जिन जिन प्लेयर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट पे आप जो भी देख रहे हो, हेटमायर, पॉवेल, रदरफोर्ड, शाई होप, ये इनकी अगर बैटिंग आई ना, यानी टॉप ऑर्डर वेस्ट इंडीज़ का कोलैप्स करता है तभी इनकी बैटिंग आएगी। तो अगर इनकी बैटिंग आई ना तभी ये चल सकते हैं, पर अगर इनका टॉप ऑर्डर चल गया या तो फिर इनको बॉलें ही नहीं मिलेगी उतनी खेलने के लिए, या फिर इनको टॉप ऑर्डर ही रन्स मार देगा तो फिर बारी नहीं आएगी। तो बस मैं इसलिए बार बार आपको जोर दे रहा हूँ इस बात के ऊपर, बैटिंग नहीं आई, बैटिंग आएगी तभी ये चलेंगे, क्योंकि सामने ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। फास्ट बॉलर को आपको जैसे पता हो यार, वेस्ट इंडियन वाले फास्ट बॉलर्स को ठीक खेलते हैं। एक ही इकलौता स्पिनर है बेन फोर्टिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तो इनके अंदर हिटमायर, एथनाजे, चेस, पॉवेल, रदरफोर्ड ये ठीक खेलते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन को। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैचअप जो है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेस्ट इंडीज़ के फेवर में ज़्यादा मैचअप है अगर विकेट थोड़ी सी फ्लैट रहती है। साउथ अफ्रीका की देखो, साउथ अफ्रीका की ताकत तब होगी बैटिंग अगर विकेट फ्लैट रहती है ना, तभी, क्योंकि तभी वेस्ट इंडीज़ के जो दो स्पिनर हैं मोती और अकील हुसैन, वो थोड़ा सा उनका जो रोल है वो कम हो जाएगा फ्लैट विकेट के ऊपर। पर अगर विकेट थोड़ा सा भी स्पिन करने लग गई ना तो ये मोती, अकील हुसैन, बेन फोर्टिन ये सब काम में आएंगे। बेन फोर्टिन पावर प्ले में ओवर डालता है, ठीक है, याद रखना, स्टार्टिंग के 2 से 3 ओवर है पावर प्ले के अंदर डालता है। तो अगर इसको विकेट नहीं मिला पावर प्ले के अंदर, और तभी पावर प्ले में डाले जब एक राइट हैंडर, यानी दोनों राइट हैंडर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ओपनिंग कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, मैंने आपको सारे मैचअप बहुत अच्छे से समझाया हैं। पहली बात तो मैचअप समझाने वाले कुछ है ही नहीं यार, पर एक एक प्लेयर के बारे में मैंने आपको बताया। वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन में, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो नांद्रे बर्गर बॉलिंग फर्स्ट अगर कर रहा है तो बहुत सही पिक होगा, डेथ में ओवर डालेगा। लिजार्ड विलियम्स हो सकता है पिट जाए स्टार्टिंग के अंदर, पर डेथ के अंदर इसके 2 ओवर होते हैं, वहाँ पे विकेट निकाल लेता है, भले 50 रन देते पर विकेटें निकाल लेता है पिट पिट के भी। एनगीडी बॉलिंग सेकंड में मैं छोड़ दूंगा, लीव कर दूंगा। बॉलिंग फर्स्ट के अंदर अगर टीम में जगह बन रही है तो ही हम लेंगे। ऑटोनिल बार्टमैन बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो, मैं अपनी टीम में लेके चलूँगा। केवाना मफाका, ये अंडर 19 का प्लेयर है साउथ अफ्रीका का, बहुत अच्छा विकेट टेकर है, पर इसको मौका मिलता है नहीं मिलता, और ये वेस्ट इंडीज़ के सामने कैसा खेलेगा वो भी देखना पड़ेगा। बेन फोर्टिन अगर विकेट के ऊपर स्पिन हुआ या फिर थोड़ी स्लोअर साइड पे विकेट हुई, मैं तभी बेन फोर्टिन अपनी टीम में लूँगा। व्यान मूडर, अगर व्यान मूडर के ओवर्स कन्फर्म हुए ना, यानी अपनी टीम का 5वां बॉलर है, तो ही मैं इसे अपनी टीम में फिर पक्का लेके जाऊँगा, क्योंकि तब 4 ओवर बॉलिंग भी करेगा और मिडिल ऑर्डर के अंदर लोअर ऑर्डर में आकर बैटिंग भी करेगा, तभी लूँगा मैं व्यान मूडर को। तो मैंने यार आपको दोनों टीम के मैचअप काफ़ी सही से समझाया। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। देखो जो पिच है ना त्रिनिदाद एंड टोबैगो की, एक बात का ध्यान रखना, इस पिच के ऊपर हेल्प मिलती है पेसर्स को। T20 वर्ल्ड कप में भी भाई बहुत हेल्प मिली थी पेसर को, यानी जो भी टॉप ऑर्डर था ना वो एकदम कोलैप्स हो जाता था इस पिच के ऊपर। जैसे न्यूयॉर्क वाली पिच थी ना वर्ल्ड कप की, कैसे टॉप ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ जाती थी, फास्ट बॉलर्स गेम में आते थे, तो सेम टू सेम, बस उससे वैसी पिच नहीं है, पर 50 से 30 to 20% मान के चलो कि सेम उसी टाइप की पिच यार। यानी जो भी टीम बैटिंग करने आ रही है ना, जो भी बैट्समैन आ रहे हैं, अगर विकेट थोड़ी सी वैसी होती, कंडीशन है एकदम मक्खन
की तरह फ्लैट हुआ है तो फिर मजे आने वाले हैं बैट्समैन को। पर अगर ये सेम टू सेम फिलहाल वैसे ही पिच हुई और वैसे ही इसने वो करा, अगर आपको वो वाला मैच याद हो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का सेमीफाइनल मैच वर्ल्ड कप का, तो वो इसी पिच के ऊपर था। देखो जो भी बैट्समैन बैटिंग करने आया ना उसकी वॉट तो लगी है भाई स्टार्टिंग के अंदर, किस्मत के सहारे कुछ बच गए, पर फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी विकेट निकाले हैं इस पिच के ऊपर। अगर विकेट होती है फिर से सेम टू सेम कि फास्ट बॉलर को सपोर्ट दे दिया है तो फिर हमें अपनी टीम के अंदर फास्ट बॉलर लेने हैं, ऑलराउंडर्स को हमें अपनी टीम के अंदर रखना है। जैसा मैंने आपको बताया स्पिनर्स को इस विकेट के ऊपर उतना बड़ी ज़्यादा स्पिन मिलती नहीं है, तो स्पिनर का गेम ये इस विकेट के ऊपर ख़त्म हो जाता है। जो भी स्पिनर सेकेंड इनिंग्स बॉलिंग कर रहा है मे बी ऐसा हो सकता है कि उसकी टीम ठीक ठाक स्कोर बना दे, तो वहाँ पे वो विकेट निकाल सकता है सेकेंड इनिंग्स में जो भी स्पिनर बॉल डाल रहा है। मोती और अकील हुसैन ये दोनों देखो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की ताकत है, पर ये तभी विकेट निकालते हैं या तो बॉल स्पिन करे या फिर रनों का प्रेशर बने, फिर चाहे बैटिंग फर्स्ट करे कोई भी टीम, चाहे बैटिंग सेकंड करे, इन दोनों की क्वालिटी है। अगर बॉल स्पिन कर रहा होगा तो ये दोनों विकेट निकाल सकते हैं, अगर बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा है मतलब होल्ड करके आ रहा है तो ये विकेट निकाल लेंगे। अगर रनों का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, इनकी टीम ने काफ़ी ज़्यादा रन्स बना दिए, तो ये विकेट निकाल लेंगे। अब यार मैं आपसे एक चीज़ और बताऊँ, जैसे मैंने आपको पिच के बारे में बताया ना, ये पिच भाई पेसर्स को काफ़ी सपोर्ट करती है। जो भी टॉप ऑर्डर होता है ना, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट का हो चाहे वो बैटिंग सेकंड का हो, दोनों स्ट्रगल करते हैं इस विकेट के ऊपर। टेस्ट मैच में भी यही हुआ था जैसा मैंने आपको अभी बोला है। तो पिच के बारे में मैंने आपको जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, किन प्लेयर्स को हमें लेना उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, किन प्लेयर्स को हमें छोड़ना उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यार कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स जिनको हम इस मैच के अंदर ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखो, ये वो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, इनके बारे में आपको बताता हूँ। देखो जो जॉनसन चार्ल्स है वो बैटिंग सेकंड के अंदर काफ़ी सही स्कोर करता है। शिमरन हेटमायर भी बैटिंग सेकंड में रन स्कोर करता है। एलिक अथनाजे अगर ये ओपनिंग कर रहा है तो ये बहुत काम का प्लेयर हो सकता है। शर्फेन रदरफोर्ड अगर इसकी बैटिंग आ गई, फिर चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे बैटिंग सेकंड हो, तब ये काम का होता है। जेसन स्मिथ अगर ये टॉप ऑर्डर के आसपास बैटिंग कर रहा है ना, तभी इसको अपनी टीम में लेना। मिडिल ऑर्डर या उससे नीचे कर रहा है तो मैं इतना फिलहाल ट्राई ना करूं। अगर देखो 4 नंबर तक भी आ रहा है ना जेसन स्मिथ, तभी ट्राई करने की कोशिश करना। जीएल के अंदर तो आप कुछ भी करो यार, जीएल के अंदर तो लोग जिन प्लेयर्स को नहीं कोई ले रहा उनको कैप्टन तक कर देते हैं, पर मैं स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ। फैबियन एलन, देखो फैबियन एलन जैसा मैंने आपको बताया, अगर इस विकेट के ऊपर थोड़ा सा भी स्पिन को हेल्प मिली, अगर मान लो, वैसे देखो ट्रिनिडाद में पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रही है, अगर ये विकेट के ऊपर थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं और अगर वो थोड़ी सी भी स्पिन को फ्रेंडली हो जाती है तो फिर फैबियन एलन अगर खेल रहा है तो वो रोल में आएगा। पैट्रिक क्रूगर, अगर ये विकेट सेम टू सेम वैसी रहती है ना वेस्ट इंडीज़ की, वही पेसर्स को सपोर्ट दे रही है और पैट्रिक क्रूगर खेल रहा है तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से काम में आता है, ठीक है, फिर ये अच्छा पिक होगा। बेन 14 अगर विकेट स्पिन वाली हो तब ट्राई करना। शमार जोसेफ भाई विकेट पे अगर सेम टू सेम वही विकेट निकलना पेसर को सपोर्ट देने वाली, तो शमार जोसेफ को फिर लेना पड़ेगा भाई, ये बहुत सही लाइन लेंथ पे बॉल डालता है और आपने तो कितना नाम भी सुना होगा ना, टेस्ट मैच के अंदर विकेट निकालता है। लिजार्ड विलियम्स भी भाई बहुत सही पिक होगा, फिर चाहे स्पिन विकेट हो चाहे फ्लैट विकेट हो या फिर फास्ट बॉलर को सपोर्ट देने वाली विकेट हो, इसके ओवर्स हमेशा 2 डेथ में कंफर्म होते हैं और ये विकेटें निकालता है, भले कितना भी पिट जाए विकेटें निकालता है। और अगर पेसर्स को सपोर्ट देने वाली विकेट हुई ना, और तो भाई ये बहुत सही पिक होगा, क्योंकि देखो इसकी ताकत है कि ये ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर डालता है, इसकी बॉल बाहर अंदर जाती रहती है, अगर स्विंग हो रही है तो भाई इसकी ताकतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैथ्यू फोर्ड प्योर बॉलिंग फर्स्ट वाला बॉलर है। चलिए फिर हम अपनी टीम बनाते हैं। देखो पूरन हमें अपनी टीम में लेना ही लेना है, इसको तो ड्रॉप हम करेंगे नहीं। देखो अगर आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, देखो ड्रीम 11 वालों ने भी इस पिच के ऊपर बॉलिंग पिच लिख रखा है, देखना पड़ेगा पिच कैसी है। रासी वर्नर डूसन अगर इसकी बैटिंग टॉप ऑर्डर में आ रही है ना, या फिर मुझे लगता है नहीं, साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा कोलैप्स कर जाएगा अगर विकेट होती है पेसर को सपोर्ट देने वाली, तभी मैं रासी वर्नर डूसन को ट्राई करूंगा। रीजा हेंड्रिक्स मैं अपनी टीम में लेके चलूंगा। ट्रिस्टन स्टब्स को भी तभी ट्राई करना अगर आपको लग रहा है ना इसकी बैटिंग आ जाएगी, यानी ऊपर से विकेट गिरेंगे, तभी ट्राई करना ट्रिस्टन स्टब्स को। यहाँ से देखो मार्करम मुझे चाहिए, रॉस्टन चेज में लेके जाऊंगा। रोमारियो शेफर्ड अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है ना, तभी मैं इसे अपनी टीम के अंदर लूंगा। वियान मुंडर मैं अपनी टीम में लूंगा अगर ये अपनी
टीम का 5वां बॉलर कंफर्म्ड हुआ। बॉलिंग सेक्शन तो देखो यहाँ पे अच्छी अच्छी पिक है। ओबर्ड मोकाई भाई मैं लूंगा यार, ये विकेट निकालता साउथ अफ्रीका की। बाटमैन अगर खेल रहा तो मैं लूंगा। नांद्रे बर्गर बॉलिंग फर्स्ट के अंदर अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करे तो मैं लूंगा। गुदाकेश मोटी अगर थोड़ी सी भी स्पिन वाली विकेट हुई ना तो मैं फिर गुदाकेश मोटी को भी ट्राई करूंगा। शमार जोसफ अगर पेसर्स को सपोर्ट दे रही है विकेट, बॉलिंग फर्स्ट चाहे शमार जोसफ करे चाहे लिजार्ड विलियम्स करे, पेसर्स को सपोर्ट देने वाली विकेट हुई ना तो आप दोनों को भी ट्राई कर सकते हो। मैथ्यू फोर्ड प्रॉपर बॉलिंग फर्स्ट वाला बॉलर है। केवाना मोफाका ये बहुत सही लेफ्ट आर्म पेसर है, ये बहुत अच्छा बॉलर है। अब अगर इसको मौका मिला तभी, क्योंकि अंडर 19 में तो इसने काफ़ी विकेटें निकाली है। अकील हुसैन अगर कंडीशन थोड़ी सी स्पिन फेवर हुई तो मैं अकील हुसैन को ट्राई करूँगा। एनगिडी प्योर बॉलिंग फर्स्ट वाले कंडीशन के अंदर हमें ट्राई करना है। बॉलिंग सेकंड में मैं नहीं ट्राई करने वाला, जैसा मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे ये पिटता बहुत है। डेथ ओवर से पहले अगर वेस्ट इंडीज़ ने चेस कर दिया टारगेट तो फिर इसको विकेटें नहीं मिलेगी। तो देखो मेरी कुछ बेस टीम फिलहाल अभी ऐसे हो रही है। पूरन मैं लूँगा, रिजा हेंड्रिक्स में लूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ किन प्लेयर्स को मैं पक्का लेने वाला हूँ। यहाँ से राशि व डूसन का सिलेक्शन परसेंटेज है 77 है। देखना पड़ेगा ना कहाँ ये बैटिंग करेगा। हिटमायर बैटिंग सेकंड वाला है अगर इसको मौका मिला। शाई होप बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, जॉनसन चार्ल्स बैटिंग सेकंड। तो अभी तो मेरी देखो ये टीम बन रही है। ये मतलब मेरे बेस प्लेयर्स हैं कि इनको तो मुझे लेना ही है अगर ये खेल रहे हैं। बाकी टीम मेरी क्या होगी, किसको मैं लूँगा, वो मैं सारी चीज़ें आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे बता दूंगा। सीवीसी कि किन प्लेयर्स को हमको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। देखो अब आप बोलोगे यार ये तो आपने पूरी की पूरी टीम बना दी। देखो टीम नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये पिच पेसर्स को सपोर्ट दे रही है ना, जो इसका नेचुरल बिहेवियर होता है, तो फिर आप किसी भी फास्ट बॉलर को, जैसे मैंने आपको दिया बाटमैन, बर्गर, शमार जोसफ, लिजार्ड विलियम्स, किसी को भी सीवीसी कर सकते हो। अगर इस विकेट के ऊपर थोड़ी सी स्पिन हो रही है तो देखो मैंने गुदाकेश मोटी को लिया नहीं है, पर आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। रोस्टन चेज अगर इसकी बैटिंग आ रही है, क्योंकि बॉलिंग इसकी आएगी नहीं आएगी मुझे कोई गारंटी दिख नहीं रही है, पर अगर बैटिंग इसकी आ रही है तो उस केस के अंदर ये भी बहुत सही सीवीसी है बैटिंग परस्पेक्टिव से। एडन मार्करम भाई देखो सामने वेस्ट इंडीज़ के अंदर 3 से 4 लेफ्टी होंगे, और मैंने आपको मैचअप दिखाए थे एडन मार्करम के, उतने गंदे भी नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन में इसका रोल बन रहा है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। बॉलिंग से तो तभी इसका रोल बनेगा या तो साउथ अफ्रीका कुछ अच्छा टारगेट दे दे, या फिर बॉल जो विकेट है थोड़ी सी स्पिन करने लग जाए तभी। वियान मुल्डर प्रॉपर तभी ट्राई करना जब विकेट पेस को सपोर्ट देने वाली हो, तभी ट्राई करना बस। तभी बैटिंग इसकी आएगी नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है, पर बॉलिंग से तो तभी ट्राई करना जब पेसर्स को सपोर्ट देने वाली विकेट और ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहा हो। रिजा हेंड्रिक्स प्योर ज़्यादा लंबा चलता है, बैटिंग सेकंड करते हैं। जॉनसन चार्ल्स भी ज़्यादा लंबा चलता है, बैटिंग सेकंड करते हैं। निकोलस पूरन को आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। तो ये पता कोई डिफरेंशियल सीवीसी हैं। अब जो भी टीम टॉस जीतेगी, पिच कैसी होगी, वेदर कैसा होगा, उस बेस पे फिर मैं आपको टीम बना के अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आप में से जो भी लोग नए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम सबको यार इस मैच के लिए थोड़ा सा लक हमारा साथ दे, और क्या चाहिए फैंटेसी के अंदर। तो चलिए यार फिर मिलते हैं।